नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से मैं वीणा मिश्रा जबलपुर संभाग की ऑनलाइन क्लासेस में आज कक्षा 12वीं का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ गद्य खंड के पाठ 12 बाजार दर्शन को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ को हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। आज भाग 1 के अंतर्गत हम पेज नंबर 86 आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में। पाठ्यपुस्तक आप खोल कर बैठिएगा। पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर भक्तिन पाठ के बाद ये पाठ है। पेज नंबर 86 से हम पढ़ेंगे और 88 पर हम इसे पहले पैराग्राफ के बाद ख़त्म करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पूर्वयान से संबंधित कुछ प्रश्नों का जवाब दें। कक्षा 9वीं में अपने बाजार संबंधी एक पाठ पढ़ा था। आपने बाजार संबंधी एक पाठ पढ़ा था, उसका नाम आप सोचिए। जी हाँ, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आप बाजार जाते वक्त सामानों को याद रखने के लिए क्या करते हैं? क्या यूं ही सामान लेने चले जाते हैं या उसके लिए आप पहले से कोई सूची बनाते हैं? क्या आप जो लेने जाते हैं वही लाते हैं या अन्य सामान भी लेकर आ जाते हैं? अपना आप सेल्फ असेसमेंट करिए, अपना अवलोकन करिए। यदि अन्य सामान भी ले आते हैं तो उसका कारण क्या है? यहाँ 4 कारण दिए हैं। उनमें से कितने कारण हैं जो आपको लगते हैं कि आपको दूसरा सामान ले आने पर बाध्य करते हैं? सामान आकर्षक ढंग से रखा होता है, सामान उपयोग करके आप देखना चाहते हैं, या विज्ञापन में आपने उस सामान को देखा है इसलिए आप उसे खरीदना चाहते हैं, या आप उसे देखकर लालायित हो जाते हैं। तो आप स्वमूल्यांकन करें और इनके जवाब स्वयं दें, क्योंकि यह पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि आज हम एक उपभोक्तावादी संस्कृति के अंतर्गत जी रहे हैं और यह संस्कृति हम सब के मन में बहुत सी दुर्भावनाओं को समावेश करने के लिए हमें बाध्य कर देती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, उनका परिचय जानते हैं। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। प्रकाशित कृतियों के अंतर्गत उनके प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। कहानी संग्रह के अंतर्गत फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि और जैनेंद्र की कहानियाँ जो 7 भागों में। निबंध संग्रह के अंतर्गत प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे, ये निबंध संग्रह है। निधन सन 1990 में। तो आइए इस पाठ का हम प्रतिपाद्य अर्थात उद्देश्य या कह लें सार देखते हैं। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। मतलब इसमें निबंध में जैसी वैचारिकता की आवश्यकता है वो तो है ही, साथ ही साहित्य में जो एक सुंदरता हमें आसानी से मिलती है वो भी इसमें है। अर्थात 2 चीज़ों का दुर्लभ संयोग है। यह साहित्य में हमें कम देखने मिलता है कि जहाँ सौंदर्य भी हो और वैचारिकता भी हो। दोनों विरोधी चीज़ें हैं, किंतु इसमें दोनों को साथ में लेने का प्रयास किया गया है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। यह जो पाठ है वो कई दशक पहले लिखा गया था, किंतु जब हम आज की बाजार संस्कृति देखते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आज के लिए ही यह पाठ लिखा गया है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यहाँ जैनेंद्र जी ने अपने परिचितों का उदाहरण दिया है, मित्रों का उदाहरण दिया है और उसके ज़रिए ये बताया है कि बाजार का जादू हमें अपना गुलाम बना लेता है, हमें अपने वश में कर लेता है और वही कराता है जो वो चाहता है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कवि ने यहाँ एक समाधान प्रस्तुत किया है कि यदि मनुष्य बाजार की अपनी आवश्यकताओं को समझे और बाजार का उपयोग केवल उसके लिए करे,
केवल आवश्यकता का सामान लाने के लिए, तो हम अवश्य ही बाजार से लाभान्वित होंगे। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। किंतु यदि हम बाजार की चमक दमक के जाल में फंस गए तो हमारे मन में बहुत सारी दुर्भावनाएं पैदा हो जाएंगी, जैसे असंतोष, तृष्णा अर्थात लालच और ईर्ष्या, और हम इनसे गुथ कर हमेशा के लिए हम बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए लेखक का सुझाव है कि हम अपनी आवश्यकताओं को समझकर ही बाजार जाएं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। दार्शनिक अर्थात फिलॉसफर, कहीं उन्होंने फिलॉसफर की तरह बात की है और कहीं एक किस्सा गो, कहानी कहने वाले की तरह अपनी बात समझाने के प्रयत्न किया है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है, अर्थात जो लोग ऐसे बाजार को, दिखावे के बाजार को पोषित करते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र अर्थात अन्याय का शास्त्र बताया है। बाजार दर्शन जिनेंद्र कुमार जी का विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना है, उसका शोषण करना नहीं। शोषण करना क्या होता है? बाजार में जो चीज़ें हैं वो दुगनी चौगने दाम पर बेची जाती हैं, कभी नकली सामान भी बेचा जाता है, तो इस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये बाजार के लिए अनुचित है। बाजार वस्तुओं का प्रदर्शन स्थल नहीं है। जिस तरह से आजकल सामान सजा के रखा जाता है ताकि लोग उसके जाल में फंसें, तो यह प्रदर्शन स्थल नहीं है। ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है, एक संस्था है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहला गद्यांश, पहले मैं इसे पढ़ूंगी, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में उसे देखें, उसके बाद हम इसके सार को समझेंगे। यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं जो इस गद्यांश के अंतर्गत आएंगे, और हमने हर गद्यांश को एक नाम दे रखा है। जैसे इस गद्यांश का नाम है अनावश्यक क्रय, जो आप हरे अक्षरों से देख सकते हैं, अनावश्यक क्रय। इसमें लेखक ने उसी के बारे में बताया है। तो सुनिए, बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। अब यह जो साथ थी मतलब आप चित्र में देख सकते हैं, पुरुष जो बहुत सारे बैगों से लदा हुआ है और उसके साथ में कौन है? उनकी पत्नी है। तो उन्होंने पूरी खरीदारी का जो दोष है वो किस पर मढ़ दिया? अपनी पत्नी पे मढ़ दिया कि यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल होने का मतलब होता है प्रशंसक होना। तो यहाँ लेखक ने स्वयं को उससे जोड़ दिया है कि वाकई में पत्नी या स्त्रियों की महिमा का मैं प्रशंसक हूँ। क्यों? आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। किस विषय में? बाजार से खरीदारी करने के विषय में। हमेशा से ये देखा जाता है प्रारंभिक काल से, यदि बाजार से सामान लाना हो तो स्त्री को ही लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो ही ज़्यादा खरीदारी करती है, या वो बाजार गई है तो बिना खरीदे तो लौटेगी नहीं। तो स्त्री की ही प्रमुखता को लोग सबूत के साथ प्रस्तुत करते हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। अर्थात ये किसी के अंदरूनी व्यक्तित्व की बात नहीं है, बल्कि स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, उसकी फितरत ही वैसी होती है कि वह जल्द ही लालायित हो जाती है चीज़ों की साज सज्जा देखकर और उन्हें खरीदने पे उत्सुक होती है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? अर्थात स्त्री यदि सामानों का संग्रह ना करे तो क्या मैं अर्थात पुरुष करूं? फिर भी सच सच ही है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। अब यहाँ लेखक ने पुनः स्वयं को जोड़ा है और बोला है, सच बात तो ये है कि पुरुष खरीदारी स्वयं भी करता है, परंतु आड़ किसकी लेता है? पत्नी की लेता है। अर्थात पूरा दोष वो पत्नी पे मढ़ देता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। सविशेष अर्थात खास है, बाकी है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं केवल स्त्री ही बाजार से खरीदारी करने की जिम्मेदार नहीं है,
उसके साथ एक और तत्व की महिमा है, और वो क्या है? वह तत्व है मनी बैग, अर्थात आपके बटुए में, आपके पर्स में कितना पैसा है। अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यदि आपके पास बहुत पैसा है, पैसे में गर्मी है, एनर्जी है, बहुत पैसा है, तो आप मचलेंगे उसे खर्च करने के लिए। तो इस कारण भी बाज़ार से खरीदारी की जाती है। तो बच्चों, अभी आपने देखा, इसमें लेखक के एक मित्र के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि मनुष्य अनावश्यक क्रय अर्थात खरीदारी क्यों करता है। सार देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेखक के मित्र एक मामूली चीज़ खरीदने बाजार गए थे, लौटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने किसे दोष दिया? अपनी पत्नी को दोषी बताया, उसे जिम्मेदार बताया। स्त्रियां अधिक सामान बाजार से खरीदती हैं, ये लेखक भी मानते हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। मतलब खरीदारी वे भी करते हैं, परंतु दोष किस पे मर देते हैं? पत्नी पर। खरीदारी में एक अन्य चीज़ का भी महत्व है। ये देखिए, मैंने लाल रंगों से लिखा है इसे, तो यहाँ पर दूसरा जो विषय आ जाता है वह है मनी बैग, इसलिए ये लाल रंग से। खरीदारी में एक और चीज़ का महत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति। जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा वह उतना ही अनावश्यक सामान खरीदेगा। तो उम्मीद है आप ये गद्यांश समझ गए होंगे। अब हम दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है दूसरा गद्यांश पैसा पावर है से लेकर अनुपात में आया है। इस गद्यांश को हमने नाम दिया है पैसे की पावर। पावर अर्थात शक्ति। आप चित्र में भी देख सकते हैं परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर होती है खरीदने की ताकत। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना सामान खरीदने की ताकत रखता है। तो आइए पढ़ते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? अर्थात पैसे में ताकत तो होती है, किंतु उसके सबूत के रूप में लोग दिखावा करना चाहते हैं। कैसे? बहुत सारा माल टाल, बहुत सारा आधुनिक साज सज्जा का सामान खरीदते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि देखो मेरे पास पैसा है। तो यदि उन्होंने जमा नहीं किया तो क्या खाक पैसे की पावर? इसीलिए लोग पावर दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। यदि आपको किसी के पैसा देखना है तो आप उसका बैंक बैलेंस देख सकते हैं, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। असबाब अर्थात सामान, घर गृहस्थी। तो ये जो चीज़ें हैं, यदि किसी ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत अच्छी लग्जरी कार खरीद ली, बहुत अच्छा मोबाइल खरीद लिया महंगा, तो ये सब देखकर अपने आप लोग समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अनदेखे अर्थात बिना दिखाए भी दिख जाती हैं। ठीक है। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, किंतु पावर का रस अर्थात आनंद, मज़ा। पैसा होने का मज़ा कब आता है? जब उसके द्वारा खरीदारी की जाए। तो परचेसिंग पावर के जो प्रयोग किया जाता है, उससे चीज़ें खरीदी जाती हैं, उससे ही पैसे की शक्ति का आनंद लिया जाता है। तो जिन लोगों के पास पैसा होता है वो अनावश्यक खरीदारी करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, पैसे की ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब इसकी समरी देखते हैं। पैसे की पावर, पैसा पावर है, इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं, किंतु कुछ लोग संयमी होते हैं। आप अगले पैराग्राफ में आते हैं जहाँ संयमी लोगों के बारे में बताया। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयमी अर्थात जो इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। इंद्रियों को वश में रखना अर्थात अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं बाजार में, फिर भी आपने सोचा कि मुझे नहीं खरीदना है, अर्थात नहीं खरीदना है। बहुत अच्छी गुपचुप, चाट, कचौड़ी बाजार में रखी है, आपकी जीभ में पानी नहीं आता उसको देख कर, अर्थात आपने स्वाद इंद्रिय पर अपना काबू रखा है। तो इस तरह से अभी कोरोना महामारी भी है, तो आपको अपनी इंद्रियों पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर स्वाद इंद्रियों पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। खैर, हम विषय से भटके थे, पुनः विषय पर आते हैं कि
कि लोग संयमी भी होते हैं। संयमी अर्थात इंद्रियों को अपने वश में भी रखते हैं। वे फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं, अर्थात जो सामान आवश्यक नहीं है उसको वे नहीं खरीदते। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। वे अनावश्यक पैसे की बर्बादी नहीं करते, अनावश्यक सामान नहीं खरीदते और इसलिए उनको बुद्धिमान कहा है लेखक ने। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, अर्थात पैसा इकट्ठा करते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार का अर्थ होता है आवश्यक, मतलब जैसे कुछ पैसे वाले लोग अपने पैसे की परीक्षा कैसे देते हैं, परचेसिंग पावर दिखा के, लोगों को सबूत देते हैं कि मेरे पास पैसा है, सामान दिखा के। किंतु जो संयमी लोग होते हैं वो प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, वो नहीं समझते कि पैसा प्रदर्शन के लिए है, वो केवल पैसा जोड़ते हैं और वे इस परीक्षा की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर अपना मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस उनके पास यदि पैसा है तो उनके मन में तसल्ली रहती है, उन्हें गर्व रहता है कि मेरे पास पैसा है और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। अब पुनः यहाँ लेखक मित्र के साथ अपने संवाद उपस्थित कर रहे हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, अपना पर्स खोल कर दिखा दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अर्थात वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने पूरा बटुआ इस खरीदारी में खर्च कर दिया, तो वो अपनी परचेसिंग पावर दिखा रहे हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। तब लेखक ने यह निश्चय किया, वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यदि उनके मित्र के पास और भी पैसा होता तो संभवतः वह और सामान लेकर आते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया। लेखक समझ गए कि उनके मित्र ने अपनी ज़रूरत के आधार पर सामान नहीं खरीदा है, बल्कि सामान खरीदा है अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में, अनुपात अर्थात रेशियो में। जितनी उनकी परचेसिंग पावर थी उतना उन्होंने सामान खरीदा। ये सोचकर नहीं खरीदा कि मेरे बच्चे की चप्पल टूट गई है तो चलो मैं चप्पल खरीद लाऊं, या घर के पर्दे खराब हो गए हैं तो पर्दे खरीद लूं। उनके घर सब कुछ है, किंतु प्रदर्शन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, उन्होंने अनावश्यक खरीदारी कर ली। तो आगे का हम समरी देखते हैं। कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। कौन लोग प्रदर्शन नहीं करते? जो संयमी होते हैं। वे पैसा जोड़ते हैं और इस संग्रह को देखकर वे गर्व महसूस करते हैं। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप था। उन्होंने अपनी परचेसिंग पावर अर्थात क्रय के अनुसार ही सामान खरीदा, अर्थात वो आवश्यकता के अनुसार नहीं था, बल्कि परचेसिंग पावर के अनुपात में ही लेखक के मित्र ने खरीदारी की थी। तो इस गद्यांश में हमने देखा कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो दिखावे के लिए अनावश्यक सामान खरीदते हैं और ऐसे ही लोग हमारे बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का पोषण करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ बच्चों मैं आपको जीवन परिवेश से जोड़कर भी एक बात बताती हूँ कि हम जितना ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, नया सामान लाएंगे तो पुराना सामान हम फेंकते जाएंगे और हमारी धरती में प्रदूषण बढ़ता जाएगा, क्योंकि वह पुराना सामान हम फेंक रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो एक तरह से यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है यह संस्कृति। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। गद्यांश 3 जो शुरू होता है लेकिन ठहरिए से और ख़त्म होता है बेकार बना डालती है। यहाँ कुछ शब्दार्थ चित्र के नीचे दब गए हैं जिन्हें मैं बोल दूंगी, आप उन्हें समझ लीजिएगा। बेहया, परिमित, विकल्प, ये 3 शब्दार्थ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सुनिएगा, इस गद्यांश को हमने नाम दिया है बाजार का जादू। अभी तक हमने खरीदारी के विषय में 2 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया। पहले पैराग्राफ में स्त्री की महिमा, दूसरे पैराग्राफ में पैसे की परचेसिंग पावर, और जब तीसरा पैराग्राफ है इसमें हम दोषी किसे ठहरा रहे हैं?
बाजार के जादू को, अर्थात बाजार भी दोषी है जिसके कारण हम अनावश्यक खरीदारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। पुनः यहाँ लेखक ने हमसे, हमारे मित्र, अपने मित्र से अपना संचार उपस्थित किया है। मित्र से उन्होंने कहा तुम इतना सामान बेकार ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। अर्थात उन्होंने बाजार की उपमा किससे कर दी? शैतान के जाल से। जैसे शैतान के जंगल में मनुष्य फंसता जाता है, वैसे ही बाजार में जब घुसता है तो उसके आकर्षण के जाल में मनुष्य फंस जाता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बेहया अर्थात बेशर्म। तो यहाँ उन्होंने बोला कि बाजार में जो दुकानदार हैं वो सजा सजा कर माल रखते हैं, और जो खरीदार वहाँ से गुजरे यदि वो ना फंसे इसका मतलब वो बेशर्म ही है। तो लेखक ने यहाँ ऐसे लोगों को बेहया कहा है जो इस जाल में नहीं फंसते हैं। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। आप एक चित्र में देख सकते हैं, एक लड़की है जो कुछ कपड़े पसंद कर रही है। कपड़े इतने आकर्षक ढंग से सजे रहते हैं आजकल मॉल में कि हम उन्हें देखते रहते हैं और हम उसके मूल जाल में फंसते जाते हैं। तो बाजार क्या करता है? आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। सब भूल जाओ अर्थात ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, ये भी भूल जाओ कि तुम्हारे पास उसके लायक पैसा है या नहीं है, और मुझे देखो। मेरा रूप किसके लिए है? बाजार कह रहा है कि मैं जो इतना सज के खड़ा हूँ वो किसके लिए खड़ा हूँ? आप जैसे ग्राहकों के लिए ही खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अक्सर ये होता है, महिलाएं या पुरुष भी कह लें, यदि कोई सेल लगी है, चलो यार कुछ खरीदना तो नहीं है, देख के ही आ जाते हैं। देखने में क्या जाता है? पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। तो बाजार वही कह रहा है कि देखने में क्या हर्ज है, आओ मुझे देखो। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। मतलब जो बाजार है वो आपसे आग्रह नहीं करता है, क्योंकि यदि वो आग्रह करेगा तो आप उसको तिरस्कृत कर देंगे कि नहीं मैं नहीं आता। किंतु यह आग्रह कैसा है? ये ऊंचे बाजार का आमंत्रण है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक अर्थात चुप, शांत। आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ आपको कोई फोर्स नहीं करता है, कोई बाध्य नहीं करता है खरीदो, बल्कि वो इस तरह से सामान सजा कर रखते हैं कि अपने आप बाध्य होते हैं उसके जाल में फंसने के लिए, उसे खरीदने के लिए। तो ये आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है, और उससे चाह जगती है। उस सामान को देखकर मनुष्य के भीतर एक इच्छा पैदा हो जाती है। चाह मतलब अभाव, और वो चाह भी कैसा? हम मनुष्य को लगने लगता है कि यहाँ बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत कम है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। चौक बाजार जैसे दिल्ली का सरोजनी मार्केट है या बड़े बड़े मार्केट हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ऐसे बाजार में आप खड़े हो जाइए, आपको देखकर लगने लगेगा कि मेरे पास जो सामान है वो काफ़ी नहीं है, मुझे और भी खरीदना चाहिए, और चाहिए और चाहिए। ये चाह मनुष्य के अंदर पैदा होने लगती है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, अर्थात मेरे पास जो सामान है वो कितना सीमित है, मेरे पास कितने कम सूट हैं, और यहाँ तो अतुलित है, अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ। तो ये लालच, ये चाह मनुष्य के अंदर पैदा होने लगती है। किसके कारण? बाजार के जादू के कारण। तो खरीदारी के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर बाजार के जादू के। अगला प्यारा देखिए, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं के बारे में नहीं जानता कि उसे क्या खरीदना है, तो ये बाजार क्या करेगा? उसके अंदर ऐसी चाह पैदा करेगा कि वो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। विकल ही नहीं, पागल। विकल अर्थात व्याकुल। तो विकल ही नहीं बल्कि पागल हो जाता है। कैसे?
उसके अंदर सारी दुर्भावनाएं प्रवेश करती हैं। जैसे आगे बढ़िए, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना सकता है। ये बाजार क्या करता है? मनुष्य के अंदर असंतोष पैदा करता है। उसे लगने लगता है कि मेरे पास जो सामान है वह मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, मुझे और खरीदना चाहिए। एक जोड़ी जूते से क्या होता है? 2-4 जोड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर एक असंतोष की भावना आती है, वो क्रय करता जाता है और धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आता जाता है। तृष्णा, लालच की भावना उसके मन में पैदा होती है कि क्यों ना मैं ये सामान भी खरीद लूँ, एक है तो क्या हुआ, दूसरा उससे बेहतर होगा। तो इस प्रकार से वह लालच में फंसता है। ईर्ष्या, दूसरे से अधिक दिखाने की चाह। ईर्ष्या यही है कि अरे मेरी सहेली ने 4 सूट खरीदे हैं, क्या मैं 2 नहीं खरीद सकती? तो इस प्रकार से ईर्ष्यावश भी घायल होकर मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। तो ये बाजार के जादू का असर है जिसके कारण मनुष्य बेकार हो जाता है। तो ये था तीसरा पैराग्राफ। इसकी समरी देखिएगा। बाजार में आकर्षण होते हैं, अर्थात जिसके कारण मनुष्य जिस जाल में फंसता है उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को आकर्षित करती हैं कि वह उनको खरीदे। इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं। जिनमें संयम होता है वे ही आंख बंद करके चलते हैं, वे नहीं खरीदते। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं करता बल्कि पागल बना देता है। किंतु जिन व्यक्तियों का अपनी इंद्रियों पे वश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वे बाजार को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या क्या खरीद लूँ। उनमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न करके ये बाजार उनको बेकार कर डालता है। अर्थात बाजार के कारण मनुष्य के हृदय में बहुत सी बुरी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। तो ये है बाजार के जादू का बुरा असर। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। बाजार से अनावश्यक खरीदी करने के 3 कारण। पहला, स्त्री का स्वभाव। दूसरा, परचेसिंग पावर, अर्थात मनी बैग में जितना पैसा है उतना हम खरीदेंगे। तीसरा, बाजार का जादू। बाजार इतना सजा होता है कि हम अनावश्यक खरीदी कर ही लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश। अब यहाँ लेखक ने अपने एक और मित्र की बात की है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। अर्थात लेखक के मित्र दोपहर से गए और शाम को वापस आए। काफ़ी देर बाद आए तो खाली हाथ। अब आपने देखा होगा, चित्र में देखिए आप, मित्र आ रहे हैं, खाली हाथ है। पहला मित्र कैसे आया था? बहुत सारे सामानों से लदा हुआ आया था, और ये मित्र खाली हाथ आया। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं? आपने सोचा होगा कि उसके पास पैसा नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा, कहाँ रहे? लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि अरे तुम इतनी देर कहाँ थे? बोले, बाजार देखते रहे। मित्र का जवाब था कि बाजार को हम देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्यों रहे? लेखक को आश्चर्य हुआ कि बाजार को क्यों देखते रहे? बोले, क्यों बाजार? उनका साधारण सा उत्तर था कि अरे बाजार देखते रहे। कुछ लोग जो खाली होते हैं वो यूं ही बाजार घूमने चले जाते हैं, चलो बाजार इतना सुंदर है, इतना सजा है, चलो घूम कर आते हैं। तो यूं ही लेखक घूमने चले गए। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। लेखक को आश्चर्य हुआ कि तुम इतनी देर बाजार में घूमे और एक भी सामान नहीं लाए, खाली हाथ चले आए। बोले, हाँ, पर यह समझ में न आता था कि न लूं तो क्या। अब लेखक के मित्र का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं खाली हाथ तो आया, पर क्यों आया? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। मतलब बाजार में सभी सामान इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि मेरा मन करता था कि सब कुछ ले लूं। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। और यदि मैं थोड़ा बहुत सामान खरीद भी लेता तो मेरे मन में क्या संतोष होता कि मैंने बाकी सामान नहीं खरीदा। घर आके सोचता, अरे यार वो वाला सामान भी बहुत अच्छा था जो मैंने नहीं खरीदा, तो ये संतोष होता। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेखक नहीं चाहते थे कि उस बाजार के किसी भी सामान को वो छोड़े। सॉरी, लेखक नहीं, मित्र। वे नहीं चाहते थे कि कुछ भी सामान वहाँ का छोड़े। इसी से मैं कुछ भी नहीं ले सका।
अर्थात लेखक के मित्र असमंजस में थे, दुविधा में थे कि वो क्या खरीदें और क्या न खरीदें, और इसी दुविधा के कारण वे कुछ भी नहीं खरीद पाए। तो इस गद्यांश को हमने जो नाम दिया है वो है जादू से रक्षा। ये जो मित्र हैं उनकी जादू से रक्षा हो गई है। आगे पढ़ते हैं, इसकी समरी क्या है। लेखक के एक मित्र भी बाजार गए, वहाँ अनेक चीज़ें थीं। वे बाजार में रुके भी बहुत देर तक। उनका सभी चीज़ें खरीदने का मन हो रहा था। सोचते रहे क्या लूँ क्या ना लूँ। उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौट आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह निश्चय ही नहीं किया था कि उन्हें क्या खरीदना है। अर्थात बाजार जाने के पहले हमारे मन में यह निश्चित होना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु खरीद कर लाना है। यदि हम यह निश्चित करके जाएंगे तो हम वो सामान अवश्य खरीद लाएंगे और अनावश्यक सामानों की खरीदी से बच जाएंगे। तो लेखक यही यहाँ पर बताना चाहता है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो मित्र की बात ठीक थी, लेखक ने कहा। लेखक उनसे सहमत हो गए कि मित्र को पता ही नहीं था कि क्या खरीदना है। और अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि आप क्या खरीदना चाहते हो तो आप सब कुछ खरीदना चाहेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है, आप निश्चित करके जाएं कि आपको कौन सा सामान खरीदना है। और यदि आप निश्चित नहीं करके गए तो परिणाम क्या होगा? त्रास अर्थात कष्ट। आपके मन को कष्ट पहुंचेगा कि अरे मैंने कुछ नहीं खरीदा। गति नहीं होगी, आपके जीवन में गति नहीं होगी, स्थिरता हो जाएगी। आप उसी असंतोष से पीड़ित रहेंगे, ना आप आगे का कर्म कर पाएंगे। तो यहाँ भी बाजार से आप, बाजार के जादू से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं कि आप निश्चित करके जाएं कि आपको कौन सा सामान खरीदना है, एक सूची बनाकर लेकर जाएं। तो बच्चों, आज का जो अंश है, आज का जो भाग है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। गृहकार्य में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। लेखक के मित्र की खरीदारी के पीछे किस किस का हाथ था? आपको 3 पहले पैराग्राफ में मैंने बताया है। परचेसिंग पावर का क्या आशय है, ये भी आपने समझ लिया। संयमी व्यक्ति की क्या विशेषता है? बाजार का चौक मनुष्य के हृदय में कौन कौन सी भावनाएं ला देता है? दूसरा मित्र बाजार से कुछ न खरीद पाया, क्यों? इन्हें आप आंतरिक प्रश्न के रूप में अपनी कॉपी में नोट करिए और इनके उत्तर अवश्य लिखिए। अगले पाठ में हम पुनः मिलते हैं।